नमस्कार दोस्तों। तैयार है हमारी 14th समरी 10 मिनट की। मैंने हमारा दूसरा मॉड्यूल इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जब शुरू हुआ तो उसका पहला लेक्चर आपके लिए फुल रिलीज कर दिया था यूट्यूब पर। आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया है। यस और नो? पढ़ लिया से मेरा मतलब है देख लिया है। 1857 की क्रांति का हमने पूरा वीडियो दिया है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो अब उस मॉड्यूल में हम आगे आ गए और ये हमारा आज का लेक्चर रहा, जिसकी 10 मिनट की समरी मैं आपको दे रहा हूं। ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया आफ्टर 1857। तो उस बहुत भीषण क्रांति के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, अंग्रेजों की नीतियां एकदम से बदल गई। ये हमने आज डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक पावर पैक ज्वाइन नहीं किया है, अभी के अभी कर लें। अद्भुत कोर्स से आपको बहुत बहुत फायदा होगा। ज्वाइनिंग लिंक नीचे पहले कमेंट में दी हुई है। दोस्तों, इस मॉड्यूल के 10 लेक्चर हैं और इसके बाद जो अगला मॉड्यूल आएगा वो टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट का। उसका पहला लेक्चर मैं आपके लिए पूरा जारी करूंगा यूट्यूब पर। यह सिलेबस का पोर्शन कवर हुआ है और आज का जो हमारा एजेंडा था वो आपके सामने है कि भाई 1857 की क्रांति का अंग्रेजों ने किस प्रकार से असेसमेंट किया। 5 राजनीतिक परिभाषाएं हमने डिस्कस की और रिएक्शनरी होना क्या होता है, प्रतिक्रियावादी, उस पर बात की। औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव, उस पर बात की। भारत में जो अलग अलग गवर्नर जनरल आए और बाद में वॉइसरॉय, वो क्या करके गए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बहुत डिटेल में बात की गई। फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू कैश क्रॉप बेस्ड सिस्टम, उस पर बात हुई। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा आज के लेक्चर के था कि भाई मेजर रिएक्शनरी पॉलिसीज में क्या क्या है। तो काफी विस्तृत लेक्चर है आज का। सबसे पहले हमने एक ऐसे कंप्लीट किया 14 बिंदुओं में कि भाई भारत में ब्रिटिश नीतियों पर 1857 के विद्रोह का क्या असर आया, उस पर बात करें। तो जैसे हिस्टोरियन पर्सिवल स्फीयर ने कहा था कि हनीमून विद प्रोग्रेस वॉज ओवर, कि अब अंग्रेजों ने बोला कि मारो गोली, क्या प्रोग्रेसिव क्या लिबरल छोड़ो, पैसे कमाओ और अपना धंधा बढ़िया से चलाओ। यहां पर हमें कुछ भी रिफॉर्म लाने नहीं, अपने काम पुरता रिफॉर्म लेकर आओ। रिएक्शनरी गवर्नमेंट बन गई, प्रतिक्रियावादी और एक्सप्लॉइटेटिव। उसकी परिभाषा भी आगे हमने ली। प्लस स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, पहले एआईसी, गवर्नर जनरल और काउंसिल, अब वॉइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का लंदन ऑफिस बन गया और पार्लियामेंट के कंट्रोल में। तो इसको मैंने बारीकी से यहाँ पर पूरा ये हैंड रिटन चार्ट्स के माध्यम से भी समझाया था। ये बड़े अच्छे चार्ट्स रहते हैं, कस्टमाइज होते हैं। और उसके बाद 5 परिभाषाएं हमने कवर की। रेडिकल, लिबरल, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी। तो अंग्रेज सरकार भारत की फिर बन गई थी रिएक्शनरी। और ऐसा क्यों हुआ उसको बहुत बारीकी से देखा। दुनिया भर में यूरोपियन पावर्स अब आपस में कॉम्पीट करने लग गई थी। अब ये 1750 से 1850 वाली बात नहीं थी कि जब अंग्रेज ही अंग्रेज थे सब तरफ। बाकी लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैचअप कर लिया था, यहां तक कि रशिया ने भी कर लिया था 1880s तक। तो हालांकि लेट हो गए, इसलिए रोमानो डायनेस्टी फिर निपट भी गई बाद में। लेकिन अब सब तरफ सारी की सारी ये ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, रशियंस, जर्मन, सारे के सारे मैदान में कूद पड़े थे कॉलोनीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, स्लेव्स के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, हर चीज के लिए और नेचुरली प्रभाव के लिए। तो अंग्रेजों ने फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए जो नीतियां बनाई इस लाइट में, भाई अफगानिस्तान के सारे एडवेंचर उसी चक्कर में हुए, द ग्रेट गेम जिसको हम कहते हैं। और उसमें ये मार खा खा के ही लौटे हर बार अंग्रेज, लेकिन उसमें पैसा तो भारतीयों का ही लगा ना। हमारे दादा परदादाओं से टैक्स लेकर अंग्रेजों का सारा ये काम चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो प्रभाव आया और उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेटलाइंस ये भी हमने कवर की। 5 तरह की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस पे बात हुई। रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज में हमने सारे के सारे 1857 के पहले के जो गवर्नर जनरल और उसके बाद के जो थे, पूरी लिस्ट बना के एक एक चीज बारीकी से डिस्कस की, इंक्लूडिंग विद सम पिक्टोरियल टेबल्स। तो ऐसा करने का फायदा यह रहता है कि थोड़ा सा याद हो जाता है अच्छे से, क्योंकि बारीकियां बहुत सारी हैं। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा ये किसी को पता तो है नहीं, तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। तो ये सब हमने अच्छे से करवा दिया कि कौन कौन कब कब आया माउंट बैटन तक। और माउंट बैटन अगर 1 साल और रुक गया होता, बर्मा जाऊं 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 का रोना नहीं लगाया होता, तो पार्टीशन में होने वाली हिंसा भी 90% कम हुई होती। तो उसका भी बहुत बड़ा बिल ऑफ माउंट बैटन के नाम पर फाड़ सकते हो। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बाय दादा भाई नौरोजी, क्रांतिकारी थ्योरी थी। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो काम भारत के लिए उस समय किया वो अपने आप में अद्भुत है। आपने ब्रिटेन जा जाके ये चेतना जगाई कि भाई भारत में क्या लूटमार मचा रखी है, कि ब्रिटिश राज इन इंडिया, आप 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने, ब्रिटिश राज इन इंडिया इज अ डेली अटैक
ऑन द लाइव्स ऑफ इंडियंस, और ये बिल्कुल सत्य वचन था। तो दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन संपत्ति निकासी सिद्धांत जो है, बेसिकली संपूर्ण आधुनिक कैपिटलिज्म जो बनाया पश्चिम ने, वो कैसे केवल लूट खसोट की बुनियाद पे था, ये थ्योरी ये कहती है। आप अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। एक चीज से आप कभी भी डिसएग्री नहीं कर पाएंगे, ब्रिटेन में जो पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उसकी बुनियाद में औरतों का, बच्चों का, आदमियों का खून पसीना बैठा हुआ है। कैसे भाई? जो पहली फैक्ट्रियां बनी और जो पहले खदान बने कोयला निकालने के वगैरह, आदमी, औरत, बच्चे, पूरा परिवार सुबह घुसता था अंदर काम करने, रात को निकलते थे 10, 11, 12 बजे। सारे परिवार ही तबाह हो गए, पूरी पीढ़ी तबाह हो गई, कई पीढ़ियां तबाह हो गई। दिन में 16-16 घंटे बच्चे काम, बच्चे, लड़कियां, बच्चे और औरतें, कोई संडे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये शोषण नहीं है ये क्या है? तो ये इतना भयानक शोषण पूरे कई दशकों तक चला है, तब जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खड़ी हुई है। तो क्या होता है कि जब हम ये बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं, उसका ह्यूमन साइड पूरा छुप जाता है। वो हमने इसमें कवर किया। चाइना की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन आई है, उसके पीछे रूरल चाइना के करोड़ों लेबरर्स का हुकाऊ सिस्टम से जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करता है। वो हमने हमारे पावर ऑफ 10 में बहुत अच्छे से बताया भी है। एनीवे, वापस यहां आते हैं। तो आज हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे बहुत विस्तार में बात की कि अंग्रेजों ने भारत के साथ क्या किया, कैसे किया, और बहुत ये डिटेल थ्योरी है, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। और अंग्रेजों ने कैसे भारत को पूरी तरह से कृषि को फूड क्रॉप से हटा के कैश क्रॉप कर दिया, और उसके विनाशकारी परिणाम फेमिन के रूप में दिखने लगे। अब आप नील की खेती करोगे तो नील को खाओगे तो नहीं, अगर बाकी माल बिकेगा नहीं तो आप बर्बाद ही हो जाओगे। गेहूं बिकेगा नहीं तो आप खा सकते हो, ये फर्क पड़ता है। मेजर रिएक्शनरी पॉलिसीज में 7 हैं। ये 7 हमने एक एक करके ली। सबसे पहले स्टैट्यूटरी, जितने भी वैधानिक परिवर्तन हुए, इल्बर्ट बिल वगैरह जो आया, और कितना उसका विरोध हुआ, क्या हुआ, ये सब चीजों पे बात हुई। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात हुई। इसमें 3 बड़े हिस्से आते हैं: प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय निकाय और सेना की संरचना। सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में पैरेलल दी जा रही हैं। किस प्रकार से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया गया, लोकल बॉडीज में चेंजेस हुए, और स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी। बेसिकली अंग्रेजों के लिए अब 1857 के बाद भारतीयों पे भरोसा करना मुश्किल था। तो उन्होंने जो गेम खेला कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, 550-600 थे, उनको अपनी तरफ कर लिया। क्योंकि क्रांति के दौरान भी 5-7% ने हथियार उठाए थे, बाकी सब अंग्रेजों के तलवे चाटने में मशगूल थे। मैं हमेशा कहता हूं कि ये पूरा जो पीरियड रहा है 1750 से 1947 का, जिस किसी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया, भारत एक कॉन्सेप्ट के लिए लड़ाई लड़ी, विद्रोह किया, वो सब बर्बाद हो गए। उनके परिवार भिखारी हो गए, गरीब हो गए, सब हो गए 1947 तक। और जो जो अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गए, तलवे चाटू हो गए, वो सब अमीर बने रहे। अंग्रेजों ने उनको बहुत अच्छा लालन पालन किया, और वो आजादी के बाद एकदम से आगे निकल गए उनके परिवार, क्योंकि उनके पास पैसा था, बाकी लोग गरीब के गरीब रह गए। ये इतिहास का बड़ा दर्दनाक तथ्य है। तो ये सब हमने इसमें कवर किया। इसमें तो खैर बारीकियां भी बहुत सारी कवर हुई हैं, मैंने तो वो सोशल एंगल बताया था आपको। उसके बाद पब्लिक सर्विसेज पर आए कि कहां कहां भारतीयों को सिविल सर्विसेज में एंट्री मिलना शुरू हुई, सिविल सर्विसेज का एवोल्यूशन। हालांकि इस पर तो बहुत बड़ा चैप्टर मैं आगे पॉलिटी में लूंगा। फिर हम प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशंस पर आए कि कैसे अंग्रेजों ने सबको सुजरेंटी में अपने साथ बांधकर पूरा सरेंडर करवा दिया, उनकी ताकत खत्म कर ली, और उनको बोला कि तुम तुम्हारे ऐशो आराम में लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने हिसाब से देश को चलाएंगे। और वैसा ही हुआ। तो बेसिकली सारे प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेजों की तरफ मुड़ गए, और आगे बढ़ के दमनकारी तरीके से जो लोग आजादी की बात करते थे उनको कुचलने में राजे रजवाड़े लग गए सारे के सारे, और अंग्रेजों से उनको प्रोटेक्शन था। सोशल पॉलिसीज की बात की, डिवाइड एंड रूल शुरू हुआ, जो लोग सवाल पूछते थे उनका मजाक उड़ाना शुरू हुआ, नए नए दोस्त खड़े किए गए, सोशल रिफॉर्म सारे बंद कर दिए गए। सोशल सर्विसेज की हालत बहुत खराब थी, लेकिन लेबर लेजिस्लेशन कुछ अच्छे आने लगे। धीरे धीरे काम के घंटे फैक्ट्रियों में पहले से कम हुए। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस पर हमने काफी बात की कि किस प्रकार भारत में 1835 के बाद से काफी सारा प्रेस में काम हुआ था, और बहुत अच्छे अच्छे नेशनलिस्ट लोगों ने अपनी अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल के बहुत अच्छे अच्छे अखबार निकाले। तो लोगों में काफी चेतना आ गई थी। वो सब चेतना कुचलने का काम कई बार हुआ, लेकिन हर बार सरकार को फिर पीछे हटना पड़ा।
फॉरेन पॉलिसी में नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान और बाकी सब जगह जो हमले किए अंग्रेजों ने हमारे ही पैसों से टैक्स लगा लगा के, वो क्यों किए, कैसे किए, ये सब हमने समझाया। बहुत अच्छे से ये भी हुआ। बलूचिस्तान की समस्या, वाखन कॉरिडोर, और उसके बाद हमेशा की तरह प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस हमने कराए जो आज के लेक्चर के साथ जुड़े हुए थे। ऐसा करते करते 800 तक क्वेश्चंस हम करा देते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के आज जुड़िए, इतना प्यारा कोर्स आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट दैट यू विल बेयर इन ट्राइंग टू डू अ कोर्स फ्रॉम एनी रेगुलर इंस्टीट्यूट, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कहां खत्म हो जाते हैं लोगों के 2-3 साल में, पता ही नहीं चलता है। आप यहां एट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी मेरे साथ पा सकते हैं। पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए, जुड़िए, आपका इंतजार रहेगा। कल अगली समरी के साथ फिर भेंट करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।